हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने नेक्स्ट जो एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जितने भी प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A nurse uses abdominal thoracic thrust, जिसे हम क्या बोलते हैं, Heimlich maneuver, when an older adult chokes on a piece of meat. Which volume of air is the basis for the efficacy of the abdominal thrust to expel a foreign object in the larynx? First, tidal volume. Second, residual volume. Third, vital capacity. Fourth, inspiratory reserve. तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि नर्स है क्या यूज़ कर रही है, एब्डोमिनल थोरेसिक थर्स्ट प्रोवाइड कर रही है एक ओल्डर क्लाइंट को, ओल्डर एडल्ट को, जो जिसे क्या है, चोकिंग हो गया है, पीस ऑफ मीट है जो उसके गले में अटक गया है, चोक हो चुका है, चोकिंग की कंडीशन है। तो एब्डोमिनल जो थ्रस्ट देते टाइम, हेमलिच मैनूवर यूज़ करते टाइम तो कौन से एयर को, वॉल्यूम ऑफ एयर को बेसिस बनाना चाहिए, मीन्स किसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो एब्डोमिनल थ्रस्ट की एफिकेसी हम डिसाइड करेंगे। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हमारी एब्डोमिनल थ्रस्ट की एफिकेसी डिपेंड करती है, रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर उसकी एफिकेसी डिपेंड करेगी, या फिर वाइटल कैपेसिटी के ऊपर, और या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर एब्डोमिनल थ्रस्ट की एफिकेसी, यानी हमें कितना जो एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस किसकी, कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। तो कौन से पे करेगी, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होते हैं, इसको हम डिफाइन करें। द रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। जब हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन, हम जितना मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं अपनी सांस को, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ एयर, जितनी एयर अंदर रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के बेस पे ही हमारी जो एब्डोमिनल थ्रस्ट की एफिकेसी डिपेंड करती है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे ही हम एब्डोमिनल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सपेल आउट करना है, निकालना है। तो अगर चोकिंग की कंडीशन है तो किसके ऊपर, जो एब्डोमिनल थ्रस्ट की जो एफिकेसी है, कितना हमें प्रोवाइड करना है, कितना थ्रस्ट प्रोवाइड करना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर पर। अगर आप बाकी जो ऑप्शन देखें तो टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व, ये अगर इनको आप ध्यान से देखें, ये सारे कौन सी कंडीशन है इसमें, दिस इज़ अंडर द इंडिविजुअल कंट्रोल, ये सारी इंडिविजुअल के कंट्रोल में है। मीन्स जो इंडिविजुअल है इन पे टाइडल कितना अमाउंट उसको इनहेल करना है, कितना बाहर निकालना है, इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी है जिसके ऊपर क्लाइंट का, किसी भी पर्सन का, उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो इसका अगर आप ओड वन आउट भी इस तरह से देखिए तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका आंसर बनता है। इसमें क्या है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका आंसर क्यों दिया है, जैसे अगर हम द फोर्स एग्जिटेड बाय द एब्डोमिनल थ्रस्ट सरपासेस that which the individual is voluntarily capable of exerting, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो अंदर रह जाती है, लंग्स के अंदर बच जाती है, उसके ऊपर क्लाइंट का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब हम एब्डोमिनल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट के ऊपर, वो एब्डोमिनल थ्रस्ट की हेल्प से क्या करता है कि जो इंडिविजुअल को इतनी फोर्स मिल जाती है कि वो मैक्सिमम एक्सर्ट कर सके, मैक्सिमम एयर बाहर निकाल सके। चोकिंग में हमें क्या करना होता है कि मैक्सिमम जितनी भी एयर है हम क्या करते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, जो भी हमारे अंदर अटका हुआ है वो बाहर आ जाए। तो उसके लिए अगर हम एब्डोमिनल थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, वो एक तरह का प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो जो फोर्स एक्सर्ट करनी है हमें, उस चोक जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए, वो उसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए जो हमारे जो एब्डोमिनल थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी एफिकेसी किसके ऊपर डिपेंड है, रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। तो चलिए, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट टू यूज़ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, व्हाट क्लाइंट एक्शन इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस।
एक नर्स है जो किसके बारे में बता रही है कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर किस तरह से यूज़ करना है। व्हाट क्लाइंट एक्शन इंडिकेट द नीड फॉर, आपको बताने में कौन सा से एक्शन है जिसे जो बताता है कि फर्दर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, मीन्स अभी उसको और टीचिंग देने की, इसको और इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्या है, ब्लोइंग विगर्सली इनटू द माउथ पीस। सेकेंड, गेटिंग इनटू अ चेयर टू यूज़ द स्पायरोमीटर। थर्ड, कफिंग डीपली आफ्टर यूजिंग द स्पायरोमीटर। फोर्थ, यूजिंग लिप्स टू फॉर्म अ सील अराउंड द माउथ पीस। तो बताइए कि ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको देख के आपको लगता है कि अभी क्लाइंट को और भी टीचिंग की ज़रूरत है। फर्स्ट में ये क्या है कि वो ब्लोइंग विगर्सली, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से उसको ब्लो करना है माउथ पीस के अंदर। जो माउथ पीस होता है स्पायरोमीटर के साथ लगा होता है, उस माउथ पीस के अंदर बहुत ज़ोर से, बहुत स्पीड से एयर को अंदर ब्लो करना है। सेकंड में क्या है कि चेयर के ऊपर बैठ के स्पायरोमीटर को यूज़ करना है। थर्ड में क्या है कि आफ्टर यूजिंग स्पायरोमीटर के बाद डीप कफिंग करनी है। और फोर्थ में क्या है कि यूजिंग लिप्स टू फॉर्म अ सील अराउंड द माउथ पीस, मीन्स माउथ पीस को बिल्कुल कवर करना है, लिप्स से बिल्कुल सील कर देना है। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आता है कि विगर्सली ब्लो नहीं करते हैं हम माउथ पीस के अंदर। बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। फर्स्ट को देख के हमें लगेगा कि क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत अभी भी है। फर्स्ट में कहता है क्लाइंट शुड एक्सहेल बिफोर इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली थ्रू द स्पायरोमीटर टू मैक्सिमाइज द लंग एक्सपेंशन। हमें स्पायरोमेट्री में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो लंग एक्सपेंशन करवाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो है लंग एक्सपेंशन कब होगा, जब जो क्लाइंट है इनहेल कैसे करेगा, स्लोली, तो उसको इनहेल करना है, अंदर स्लोली अंदर सांस लेना है और डीपली सांस लेना है, और उसके बाद शुड एक्सहेल, उसके बाद धीरे से फिर उसको एक्सहेल करना है, सांस को बाहर निकालना है। एकदम से विगर्सली ब्लो नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें आपका सही है, जिसके जो दिखाता है कि क्लाइंट को टीचिंग की ज़रूरत है। सेकेंड में सिटिंग इन अ चेयर विल फैसिलिटेट द डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन एंड हेल्प मैक्सिमाइज द लंग एक्सपेंशन, कि जैसे अगर हम चेयर पे बैठ के स्पायरोमेट्री करते हैं तो क्या करेंगे, उससे क्या होता है, इट फैसिलिटेट द डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन, मीन्स जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होता है, वो उसके डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है अगर हम चेयर पर बैठकर स्पायरोमेट्री करते हैं। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा मीन्स वो नीचे की तरफ जाएगा, उतना ही लंग में स्पेस बनेगा और क्या है, लंग एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी ठीक है। थर्ड में क्या है, अगर कफिंग करते हैं वो उससे क्या होगा, सिक्रेशंस रिमूव होते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसमें होना चाहिए। स्पायरोमेट्री के अंदर कफिंग भी करते हैं। लास्ट में क्या है कि क्लाइंट्स लिप मस्ट फॉर्म अ सील अराउंड द माउथ पीस। माउथ पीस के अराउंड क्या है कि एक सीलिंग, जो एक सील बनाता है, जो क्लाइंट्स के लिप्स के थ्रू एक सील जो है फॉर्म होती है, ताकि जो एयर है वो लीक ना हो, मैक्सिमम जो एयर है वो अंदर क्लाइंट इनहेल कर सके। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, What nursing action will limit hypoxia when suctioning a client's airway? हम क्या है, सक्शनिंग कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे हाइपोक्सिया की कंडीशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फर्स्ट, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज़ इंसर्टेड, कि जब हम कैथेटर को इंसर्ट कर देंगे तब हमें सक्शन अप्लाई करना है। सेकेंड, लिमिट सक्शनिंग विद कैथेटर टू हाफ अ मिनट, सक्शनिंग कितने, हाफ अ मिनट में 30 सेकेंड के लिए हमें करनी है। थर्ड, लुब्रिकेट द कैथेटर विद सलाइन बिफोर इंसर्शन, मीन्स जब हम कैथेटर डालते हैं उससे पहले सलाइन से, नॉर्मल सलाइन से कैथेटर को लुब्रिकेट करना है। फोर्थ, यूज़ अ स्ट्राइल सक्शन कैथेटर टू ईच सक्शनिंग एपिसोड, मीन्स जब भी हम सक्शन करेंगे तब हमें स्ट्राइल सक्शन कैथेटर को यूज़ करना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको देख के आपको लगता है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन को हम कम कर सकते हैं, कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन से ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर हम कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद हम सक्शन अप्लाई करते हैं, उससे जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर फ्रॉम सक्शनिंग रिमूव्स ऑक्सीजन एज वेल एज सिक्रेशंस, सक्शन शुड बी अप्लाइड ओनली आफ्टर द कैथेटर इज इंसर्टेड एंड इज बीइंग विड्रॉन, क्योंकि जब हम सक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन प्लस सिक्रेशंस भी बाहर आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए जब हम कैथेटर को अंदर डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद
हम सक्शन को अप्लाई करते हैं, सक्शन को ऑन करते हैं। क्लियर है? तो एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे सक्शन से पहले भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेशन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और सक्शन करने के बाद भी, ताकि हाइपोक्सिया के कंडीशन को हम मिनिमाइज कर सकें। लिमिट सक्शन विद कैथेटर हाफ ए मिनट, हम कितने टाइम के लिए करते हैं, 10 सेकेंड्स के लिए सक्शनिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत था। लुब्रिकेशन करने में एनएस से अगर हम लुब्रिकेट करते हैं तो उससे हाइपोक्सिया की कंडीशन को हम कम नहीं कर सकते, बल्कि ट्रोमा जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये इसके लिए सूटेबल जो है आंसर नहीं है। इसी तरह से जो स्ट्राइल कैथेटर है वो किसको, इन्फेक्शन को कम करेगा, हाइपोक्सिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है, हाउ शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब। कि हमने चेस्ट ट्यूब डाली है, इंसर्शन किया है, उसके बाद आपको देखना है कि नर्स है जो किस तरह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करेगी। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नाम से पता चलना चाहिए, सबक्यूटेनियस नाम बोल दिया तो यहाँ जो एम्फाइसीमा की कंडीशन है वो लंग्स से रिलेटेड नहीं है, वो किससे हो जाएगी, वो सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड एम्फाइसीमा की कंडीशन है। तो उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। फर्स्ट में क्या है, पैल्पेट अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट्स फॉर क्रेपिटस, कि जो ट्यूब जहाँ से इंसर्ट की है उसके अराउंड हमें पैल्पेट करके देखना है कि क्रेपिटस की कंडीशन तो नहीं है। सेकेंड, ऑस्कल्टेट द ब्रेथ साउंड फॉर क्रैकल्स एंड रोंकाई, हमें ऑस्कल्टेशन करना है ब्रेथ साउंड के लिए, मीन्स यहाँ पे क्रैकल्स और रोंकाई को चेक करने के लिए हमें ऑस्कल्टेशन करना है। थर्ड, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर प्रेजेंस ऑफ अ बैरल शेप चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट के लिए हमें ऑब्जर्व करना है। फोर्थ, कंपेयर द लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन विद द लेंथ ऑफ एक्सपायरेशन, कि लेंथ इंस्पिरेशन का जो टाइम है और जो एक्सपायरेशन का जो टाइम है उसको हमें कंपेयर करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको नर्स को मॉनिटर करना है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के लिए हम क्या मॉनिटर करेंगे, क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट टिश्यू के एम्फाइसीमा से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन एयर लीक्स फ्रॉम द इंट्राप्लूरल स्पेस थ्रू द थोरैकोटॉमी और अराउंड द चेस्ट ट्यूब्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। क्रेप्टिस इज द क्रैकिंग साउंड हर्ड व्हेन टिश्यू कंटेनिंग गैस आर पैल्पेटेड। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कैसे होता है कि जब इंट्राप्लूरल स्पेस है, जो प्लूरल कैविटी के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे उसके बीच में स्पेस, वहाँ से जो एयर है लीक होके कहाँ चली जाए, अराउंड द चेस्ट ट्यूब्स, जो चेस्ट ट्यूब्स जहाँ से इंसर्ट की है उस चेस्ट ट्यूब के इंसर्शन के साइड्स के आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे अगर एयर लीक हो जाए, कहाँ से निकल के, इंट्राप्लूरल स्पेस से जो सॉफ्ट टिश्यू अराउंड दी चेस्ट ट्यूब वहाँ पे लीक हो जाए, तो क्या होगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होता है। इसलिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैल्पेशन अगर हम करेंगे अराउंड द इंसर्शन साइट तो हमें क्या दिखाई देगा, क्रेपिटस जैसी साउंड सुनाई देगी। क्रेपिटस इज द क्रैकिंग साउंड हर्ड व्हेन टिश्यू कंटेनिंग गैस आर पैल्पेटेड। जब हम उस आसपास की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको पैल्पेट करेंगे तो हम कैसी साउंड हमें सुनाई देगी, क्रैकलिंग साउंड, जिसको हम क्रेपिटस कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेकेंड में, दीज आर अनरिलेटेड टू क्रेपिटस, क्रैकल्स एंड रोंकाई ओकर विद इन द लंग। जो क्रैकल्स है, रोंकाई है, वो किस में होता है, लंग्स से रिलेटेड है। जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा ऑकर्स इन सॉफ्ट टिश्यू, अगर एम्फाइसीमा की कंडीशन अकेला यहाँ पे एम्फाइसीमा लिखा तो लंग्स की कंडीशन होगी, और क्रैकल्स और रोंकाई है वो भी लंग्स से रिलेटेड है, और ऑस्कल्टेशन भी हमने वहीं पे किया है, तो इससे सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा से ये अनरिलेटेड है। थर्ड में, दिस इज रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द एल्वुलाई एसोसिएटेड विद एम्फाइसीमा। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे अगर एल्वुलाई के अंदर बहुत देर तक जो एयर रह जाती है तो बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती है, ये भी लंग्स से रिलेटेड है, तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से जो अगर हम इंस्पिरेशन टाइम और एक्सपायरेशन टाइम को देख रहे थे वो भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सही है।
फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब when assessing the function of 3-chamber closed chest drainage system, the nurse identified that the water in the underwater sealed tube is not fluctuating. What initial action should the nurse take? कि क्या है कि चेस्ट ट्यूब इंसर्शन क्या है, और उसके बाद क्या है कि जब 3 चैम्बर जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो नर्स आइडेंटिफाई करती है कि जो अंडर वाटर सील ट्यूब इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएशन है वो एब्सेंट है। तो आपको बताना है कि अगर फ्लक्चुएशन एब्सेंट है तो फर्स्ट जो इनिशियल एक्शन है, प्रायोरिटी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो आपको बताना है। फर्स्ट में टेक द क्लाइंट वाइटल साइंस, उसको वाइटल साइंस लेने चाहिए। सेकेंड, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। थर्ड, टर्न द क्लाइंट टू द अनअफेक्टेड साइड। और फोर्थ है आपका चेक द ट्यूब टू एंश्योर दैट इट इज़ नॉट किंक। फ्लक्चुएशन जो है वो एब्सेंट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, फोर्थ ऑप्शन, चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट किंक्ड। अगर किंक्ड होगा तो क्या होगा कि जो फ्लक्चुएशन की जो प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर किंकिंग को हम हटा देंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो क्लाइंट के जो वाइटल साइंस है ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट प्रायोरिटी में हम क्या रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन इसको हम सही मानेंगे। वंस द ड्रेनेज ट्यूब इज़ पेटेंट, अगर एक बार ड्रेनेज ट्यूब जो हमारी पेटेंट हो गई, किंकिंग नहीं है, वहाँ से नहीं मुड़ी हुई है ट्यूब्स, तो फ्लक्चुएशन इन द वाटर कॉलम विल रिज्यूम, तो अपने आप ही जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। वाइटल साइंस में क्या था, दिस मे बी डन इवेंचुअली बट दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी एट दिस टाइम, कि वाइटल साइंस इस टाइम प्रायोरिटी नहीं है, बाद में उसको चेक कर सकते हैं। This is second option. This is unnecessary at this time. The chest tube is occluded and nursing intervention should be attempted first. Second में क्या था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बाद में इन्फॉर्म करना है। पहले हमें चेस्ट ट्यूब ओक्लूड हो गई है, वहाँ पे फ्लक्चुएशन एब्सेंट है, तो मीन्स क्या है, चेस्ट ट्यूब में प्रॉपर उसकी पेटेंसी एब्सेंट है। तो फर्स्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, किंकिंग को चेक करना, पेटेंट चेस्ट ट्यूब जो है उसको रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम। आफ्टर अ लैरेंजेक्टमी अ क्लाइंट इज कंसर्न अबाउट इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। लैरेंजेक्टमी की है क्लाइंट की, तो उसमें बताना है व्हाट टॉपिक शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट, कि जब टीचिंग प्लान जो नर्स है वो बना रही है तो उसके लिए कौन सा टॉपिक उसको इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट साइन लैंग्वेज, सेकेंड बॉडी लैंग्वेज, थर्ड इसोफेजियल स्पीच, फोर्थ कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। लैरेंजेक्टमी की है क्लाइंट की, तो आपको बताना है कि आपको साइन लैंग्वेज सिखाना चाहिए, टीच करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, इसोफेजियल स्पीच या फिर कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इसोफेजियल स्पीच। लैरेंजेक्टमी के केस में आपको याद रखना है ये पॉइंट, इसोफेजियल स्पीच है को इंक्लूड करना चाहिए टीचिंग प्लान के अंदर। अब इसोफेजियल स्पीच क्या होती है, दिस इज़ वन मेथड फॉर द क्लाइंट टू कम्युनिकेट आफ्टर अ लैरेंजेक्टमी। जब लैरेंजेक्टमी की जाती है उसके बाद इस मेथड को यूज़ किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है, अगर क्लाइंट को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो क्लाइंट के कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इसोफेजियल स्पीच। स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेलिंग द स्वेलोड एयर अक्रॉस कंस्ट्रिक्टेड टिश्यू इन द फेरेंजो इसोफेजियल सेगमेंट। जो फेरेंजो इसोफेजियल सेगमेंट में जो कंस्ट्रिक्टेड टिश्यू होता है, सबसे नैरो जो टिश्यू होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब कैसे स्पीच कैसे प्रोड्यूस होगी, एक्सपेलिंग द स्वेलोड एयर, जो अंदर एयर जा चुकी है उसको जब बाहर निकालते हैं और जब उस कंस्ट्रिक्टेड टिश्यू से बाहर आएगी तो क्या है, स्पीच प्रोड्यूस होती है, जब क्या है आवाज़ बनती है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसोफेजियल स्पीच। तो लैरेंजेक्टमी के केस में कम्युनिकेशन किससे क्लाइंट करेगा, किस मेथड से यूज़ करता है, इसोफेजियल स्पीच मेथड को यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डेफ होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्बल स्पीच के साथ, बट इट शुड नॉट बी द प्राइमरी मीन्स फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a client has chest tube attached to a chest tube drainage system. What should the nurse do when caring for this client? chest tube drainage system है, तो
नर्स का आपको बताना है कि जो केयर है, किस तरह की केयर है उसको प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, नॉर्मल है कि एक चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया है आपको। फर्स्ट, क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब व्हेन सक्शनिंग, जब सक्शनिंग करते हैं तो चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प करना चाहिए। सेकेंड, पैल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रेपिटस, जहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंसर्शन किया गया है, ट्यूब्स डाली गई हैं, उसके आसपास का एरिया पैल्पेट करना चाहिए क्रेपिटस के लिए। थर्ड, चेंज द ड्रेसिंग डेली यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक, ड्रेसिंग को डेली चेंज करना है एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। फोर्थ, एम्प्टी द ड्रेनेज चैम्बर एट एंड ऑफ द शिफ्ट, जब शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, किसी भी जो स्टाफ होता है उसकी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ड्रेनेज चैम्बर को एम्प्टी करना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट चीज़ है वो आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा। करेक्ट क्या होगा आपके माइंड में आ गया होगा। हमारे इसमें भी सेकंड जो ऑप्शन है कि जहाँ पे हम ट्यूब इंसर्शन करते हैं, जहाँ से जिस साइड से उसके आसपास का जो एरिया होता है, सॉफ्ट जो टिश्यू होता है, उसको हमें पैल्पेट करना होता है। अभी हमने पढ़ा किस कौन सी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए हम पैल्पेट करते हैं। अगर वहाँ पे क्रेपिटस जैसी साउंड जो हमें सुनाई देती है तो हम उसको इंडिकेट करेगा सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे रॉन्ग है। जैसे अगर हम चेस्ट सक्शन करते टाइम जो चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प करना नीडेड नहीं होता। लीकेज ऑफ एयर इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज एविडेंस्ड बाय अ क्रैकलिंग साउंड व्हेन द एरिया इज जेंटली पैल्पेटेड, दिस इज रेफर टू एज क्रेपिटस। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। Although hemostat should be readily available for any client with chest tube in the event of a break in the drainage system, clamping the tube is not otherwise necessary and could cause back pressure. हम नॉर्मली जो है क्लैम्पिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या कोज कर सकता है, बैक प्रेशर कोज कर सकता है। और जो ड्रेसिंग है वो हम क्या है रूटीनली चेंज नहीं करते। सेप्टिक टेक्निक उन्होंने क्या कंफ्यूज करने के लगा दिया, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में जो ड्रेसिंग है हम डेली चेंज नहीं करते क्योंकि क्या हो सकता है, निमोथोरेक्स का जो है रिस्क रहता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम ड्रेसिंग है रूटीनली चेंज नहीं करते। और ऐसे ही जो चैम्बर है ड्रेनेज चैम्बर, वो भी हम नहीं एम्प्टी नहीं करते हैं। अगर हम जब उसको करना है तो हम उसको चेंज, पूरे सिस्टम को चेंज ही करते हैं। ड्रेनेज लेवल्स आर मार्क्ड ऑन द ड्रेनेज चैम्बर टू मेजर द आउटपुट, अगर मैं आउटपुट को मेजर करना है तो उस पर मार्किंग लगी होती है, तो वहीं से हम मॉनिटर कर लेते हैं। तो अगर सिस्टम इज़ केप्ट क्लोज, जो ये हमारा नाम ही आता है क्लोज, जो ड्रेनेज सिस्टम कैसे हमारा क्लोज होता है, तो इसी चक्कर में हम क्या है ना तो जो है उसकी ड्रेसिंग भी हम रूटीनली चेंज नहीं करते और ना ही हम जो उसका ड्रेनेज चैम्बर है वो बार बार एम्प्टी करते हैं। चैम्बर्स आर नॉट एम्प्टी इफ़ दे आर फिल्ड, अगर फिल्ड होता है तो हमें न्यू सिस्टम ही अटैच करना पड़ता है। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज़ टू हैव अ गैस्ट्रिक गवाच, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट व्हेन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज़ बीइंग इंसर्टेड। क्या है, गैस्ट्रिक गवाच हम दे रहे हैं, फीडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें कौन सी पोजीशन देनी है, व्हेन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज़ इंसर्टेड। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम इंसर्शन हमें करना है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन मीन्स प्रोसीजर के टाइम हमें पोजीशन कौन सी देनी है। फर्स्ट है सुपाइन, सेकंड मिड फाउलर, थर्ड हाई फाउलर और फोर्थ है ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। तो आप बताइए जल्दी से कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट इसमें ऑप्शन क्या होगा, थर्ड हाई फाउलर आपको प्रोवाइड करनी है। The high Fowler position promote optimal entry into the esophagus aided by the gravity। तो क्या है कि इससे जो है esophagus में डायरेक्ट वो जो है ट्यूब इंसर्शन हम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सुपाइन और मिड फाउलर में क्या डज नॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इससे हमें इफेक्ट जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। अगर हमें ग्रेविटी का इफेक्ट चाहिए तो हम कौन से पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन करेंगे, ताकि जो इजीली हम ट्यूब का इंसर्शन हम कर पाएँ। ट्रेंडनबर्ग तो हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या होगा, एस्पिरेशन के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज रिसीविंग हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग, हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर टू बी द मेन रीज़न दिस क्लाइंट में एक्सपीरियंस डायरिया। तो डायरिया अगर क्लाइंट को हो रहे हैं तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। फर्स्ट इंक्रीज फाइबर इनटेक, सेकंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, थर्ड
इनअप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, फोर्थ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग्स। तो आपको सही जवाब देना है। तो हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरिया किस वजह से हो सकता है? आपके माइंड में आ रहा होगा बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन। बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम क्या है, रेडीमेड जो है वो उसको फीड करवा रहे होंगे, सॉरी ट्यूब फीडिंग हम दे रहे होंगे। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा? हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फीडिंग्स। हाई ऑस्मोलैरिटी मीन्स अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम फीड प्रोवाइड करते हैं, हाइपरटोनिक है तो उससे हाई ऑस्मोलैरिटी, हाई कंसंट्रेशन है तो उससे डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इंक्रीज फाइबर इनटेक, फाइबर इनटेक नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हम जो है आर्टिफिशियल मीन्स हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड जो है ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें फाइबर कंटेंट इतना नहीं होता है। 4. द इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ मैनी फॉर्मूला ड्रॉज फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कैन कोज डायरिया। क्योंकि हाइपरटोनिक जो फ्लूइड है, हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग है, तो हाइपरटोनिक फीडिंग होगी कि वो वाटर जो एक्सेस होगा उसको भी खींच लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिससे डायरिया की कंडीशन होती है। सच फीडिंग्स में नीड टू बी डायलेटेड इनिशियली। तो उस तरह की फीडिंग को पहले हमें डाइल्यूट कर लेना चाहिए until the client develop the tolerance। अगर जब क्लाइंट टॉलरेंस डेवलप कर ले उसके बाद हम जो है कंसनट्रेटेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली हैव रिड्यूस फाइबर कंटेंट। जो फॉर्मूला फीडिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन अलाउ होता है। थर्ड, इन अप्रोप्रिएट पोजिशन में इंक्रीज द रिस्क फॉर एस्पिरेशन बट इट डज नॉट कॉज डायरिया। अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन से रिलेटेड नहीं होता डायरिया, उससे क्या एस्पिरेशन की कंडीशन हो सकता है, एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है, मगर डायरिया नहीं कोज करता। लास्ट आज का क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं आज का। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ कोलोनोस्कोपी एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स अ टैप वाटर एनीमा। इन विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट ड्यूरिंग द एनीमा। आपको क्वेश्चन आता होगा, इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कोलोनोस्कोपी के लिए शेड्यूल क्या है, उसकी होनी है क्लाइंट की। तो उससे पहले जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या बोला है, टैप वाटर एनीमा देना है क्लाइंट को। तो टैप वाटर एनीमा देते टाइम कौन सी पोजीशन नर्स को देनी है? लेफ्ट सिम पोजीशन, बैक लाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, मिड फाउलर पोजीशन। अभी पोजीशंस की जो एक क्लास ली है मैंने, वीडियो डाल दी है, अपलोड कर दी है, उसमें भी बताया था कि जो एनीमा के टाइम हम कौन से पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ द सिग्मोइड कॉलोन एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट सिम और लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन फॉर द एनीमा। अगर हमें जो प्रॉपर जो सिग्मोइड कॉलोन तक वो जो है हमारा एनीमा चला जाए, पास हो जाए, उसके लिए हम पोजीशन, इसलिए हम क्या देते हैं, लेफ़्ट सिम पोजीशन देते हैं। और अगर ऑप्शन में अगर आपका साइड लाइन पोजीशन होता, सिम्स पोजीशन नहीं होता, लेफ़्ट सिम पोजीशन नहीं होता, तो आप लेफ़्ट साइड लाइन पोजीशन को टिक करते हैं। मगर प्रायोरिटी में आप किसको रखोगे, लेफ़्ट सिम पोजीशन को आप प्रायोरिटी रहेगी। तो 2, 3, 4 बाकी जो पोजीशन है, डज नॉट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द सिग्मोइड कोलोन बाय ग्रेविटी। इससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो सिग्मोइड कोलोन तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं। तो आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे किसी भी टाइम कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।